हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा हमारा द कॉस्ट टू कंट्री फॉर सेविंग्स इन सीटीसी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ नए कीवर्ड्स भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे, उनको अच्छे से हम देखेंगे आज। दूसरा हमारा जो मुद्दा होगा वो है रोल ऑफ इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब। दरअसल में ना ये शशि थरूर जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर किया है, उनके साथ लिंकेज काफी अच्छी करी गई है, तो इसको भी समझेंगे। एंड तीसरा, जो प्लेनेट इन क्राइसिस, थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ ये संबंधित ये आर्टिकल हो जाता है। चलते हैं आज के डिस्कशन के लिए, बट उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे। और आज की कोट ऑफ द डे है बाय हिलरी क्लिंटन। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। 2016 के जो यूएस के इलेक्शंस हुए थे, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन था इनका बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन। इन्होंने बात बोली है कि वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। देखो, अक्सर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और डेफिनेटली हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एफर्ट्स थे, उसकी वजह से वुमेन आगे भी आई हैं। पर अभी भी आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलता है कि शायद जो उनका टैलेंट है ना, उसका जो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते थे, अभी भी हमें देखने को नहीं मिला। और ये मैं सिर्फ इकोनॉमी सेंस में नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल सेंस हो गया, सोशल सेंस हो गया, हर सेंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर इनका कंट्रीब्यूशन और बेहतर हो तो डेफिनेटली दुनिया एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा सकती है। अब बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं कि वुमेन को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। बहुत सारे हमें रूरल एरियाज में अंदर भी देखा जाता है, इवन अर्बन एरियाज के अंदर भी ये चीज देखी जाती है कि वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रोकी जाती है। अगर आप जानते हो ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, तो आप रियलाइज करोगे कि वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है, लगभग 20-21% के आसपास है। ये क्या दिखाता है कि वुमेन को काम करने के लिए नहीं आगे बढ़ाया जाता। बोला जाता है कि अच्छा, अगर हस्बैंड मान लीजिए कमा रहा है, तो वुमेन को कमाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं जो वुमेन के अंदर एक टैलेंट है, उसको आगे आने से रोकती है। आप ना देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है ना, अम्बेडकर जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस अगर आपको मेजर करनी हो ना, तो आप बस ये देख लो कि वुमेन ने वहां पर कितनी प्रोग्रेस अचीव करी हुई है। और जितनी वुमेन ने आगे प्रोग्रेस बढ़ चुकी होगी, उतना ही कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी प्रोग्रेस कर चुकी होगी। आई बात समझ में। और ऊपर से आप और भी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन के सेंस में, ठीक है ना, कहा जाता है कि अगर आप एक मैन को एजुकेट करते हो ना, तो आपने सिर्फ एक मैन को एजुकेट किया। पर अगर आपने एक वुमेन को एजुकेट कर दिया, आपने एक जनरेशन को या फिर एक फैमिली को पूरी को एजुकेट कर दिया। तो क्लियरली दर्शाता है कि अगर आपने वुमेन को आगे लाने की कोशिश करी है ना, वुमेन का रोल इंक्रीज करने की कोशिश करी है, उसका इफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पे नहीं होता, ठीक है ना, पूरी एक जनरेशन के ऊपर आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। एक ना डॉक्टर अमर्त्य सेन जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी। उन्होंने इस रिसर्च में ये पाया कि अगर वुमेन की एजुकेशन इंक्रीज कर दी जाए, वुमेन की लिटरेसी लेवल्स को इंप्रूव किया जाए, तो उससे क्या होता है, जो हम बात करते हैं ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करने के साथ डायरेक्ट लिंकेज है। तो इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, कि आईएमआर कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करनी है, उसका डायरेक्ट तरीका पता क्या है, वुमेन के अंदर एजुकेशन लिटरेसी को और इंप्रूव करो, वुमेन को और एम्पावर करो, और आपको इसके रिजल्ट्स डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इवन गांधी जी ने भी देखो काफी बातें करी हैं कि वुमेन को अगर हमें ना पूरा, अगर हमें फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है इंडिया का, तो वहां वुमेन का भी रोल होगा ही होगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। इन्होंने बात क्या कर ली है कि एक ना जो बर्ड होता है, वो तभी अच्छे से काम कर सकता है अगर उसके दोनों के दोनों विंग्स अच्छे से काम करें, ठीक है ना। अगर एक सिंगल विंग अच्छे से काम करेगा और दूसरा विंग काम नहीं करेगा, तो बर्ड कभी उड़ नहीं सकता। यहाँ पे भी पॉइंट यही है कि अगर इंडिया को आगे जाना है, तो मेन के साथ वुमेन का भी उतना ही रोल होना पड़ेगा। और ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट देखो वही है जब सारे मिलकर सारे साथ में चलें, ठीक है ना। काफी लोग एम्पावरमेंट को ना या फिर काफी गलत सेंस में ले जाते हैं, बट नहीं, यहाँ पर एम्पावरमेंट का सिंपल मीनिंग यही है कि वुमेन का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, एंड अकॉर्डिंगली मिलकर सभी आगे बढ़े। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। चाहे जैसे आप जानते हो, ठीक है ना, आईएमएफ के चीफ ने भी बोला था कि इंडिया की जीडीपी सब्सटेंशियली इंक्रीज हो सकती है अगर वुमेन भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करे। तो इकोनॉमिक सेंस में बात कर लीजिए, पॉलिटिकल सेंस में बात कर लीजिए, एजुकेशनल सेंस में बात कर लीजिए, सोशल सेंस में बात कर लीजिए, या हेल्थ सेंस में बात कर लो, किसी भी सेंस में अगर कहीं ना कहीं वुमेन पीछे है, तो डेफिनेटली अगर उनको हमें प्रॉपरली टैप करें,
तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स डेफिनेटली या उसके डिविडेंड्स हमें देखने को मिलेंगे डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की कोट ऑफ द डे। अब चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ जो रिलेट करता है हमारे जीएस पेपर 3 के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना एक वर्ड यूज हुआ है सीटीसी। देखो जो लोग तो किसी कंपनी में मान लो काम करते हैं ना, वेरी श्योर आप सभी को सीटीसी का मीनिंग पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो सीटीसी का मीनिंग होता है कॉस्ट टू कंपनी। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप लोगों ने ना कभी किसी का सुना होगा कि अच्छा इस बंदे का ना मान लो 18 लाख का पैकेज है। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि इसका पैकेज 18 लाख का है, राइट। पर ऑन द अदर हैंड आपने अगर इस बंदे से बात करी हो तो आपने सुना होगा ये बोलेगा कि यार मैं तो ना महीने का 70-80 हजार या 1 लाख ही मान लो कमाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 18 लाख का पैकेज तो टेक्निकली मना कि इसकी महीने की सैलरी 1.5 लाख होनी चाहिए, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे तो इन हैंड 1 लाख ही मिल रहा है। दरअसल में देखिए होता क्या है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे मान लो कंपनी ने आपको कुछ बेनिफिट्स दे दिए, आपको कुछ मेडिकल प्रीमियम दे दिया, कुछ लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, ठीक है ना, कुछ इनकम टैक्स सेविंग्स होगी, या फिर कुछ मील्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सब्सिडी वगैरह दे दी, जो सोडेक्सो के कूपन नहीं होते उस तरह के, कुछ ग्रेचुटी बेनिफिट्स हो गए, कुछ इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है आपको गवर्नमेंट। वो आपकी सैलरी के अंदर नहीं आते, जो 1 लाख कमा रहे हो ना वो इंक्लूड नहीं होते, उसके ओवर एंड अबव होते हैं। तो टेक्निकली आपकी जो हर महीने खाते में सैलरी आती है, आपके बैंक अकाउंट में सैलरी कितनी आती है 1 लाख, पर कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी है, कंपनी के लिए महीने की कॉस्ट हुई 1.5 लाख और साल की कितनी हुई 18 लाख। तो जो 18 लाख है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। आपकी जो जेब में पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी, ठीक है ना। तो इसलिए फर्क होता है इन हैंड सैलरी के अंदर और कॉस्ट टू कंपनी के अंदर। कॉस्ट टू कंपनी मतलब कंपनी को कितनी कॉस्ट लग रही है। आई बात समझ में? तो आई होप सीटीसी का मीनिंग ना यहाँ पर आप सभी को समझ आ गया होगा कि सीटीसी क्या है। अब देखो समझने की कोशिश करो, कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को चाहिए भैया प्रॉफिट। और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब बेसिकली ये जो सीटीसी होगा जो वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीटीसी, वो कम से कम हो। ठीक है ना, अगर आप खुद सोचो कंपनी को कॉस्ट कम लग रही है तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट कम लगेगी तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाएंगे। अब यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, अपनी कॉस्ट टू कंपनीज कम सीटीसी कम करने के लिए बेसिकली क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ परमानेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। अब देखो जो परमानेंट वर्कर्स है ना, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तो अकॉर्डिंगली खर्चा भी होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। ऑन द अदर हैंड किसी एक कंट्रेक्चुअल वर्कर को हायर कर लिया तो होगा क्या, इसको ना ज्यादा बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अलग अलग मैं बेनिफिट्स बता रहा था ना, वो बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे। ऊपर से ये जो परमानेंट वर्कर है हो सकता है इसको सैलरी भी अच्छी खासी देनी पड़े, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को आपने सैलरी भी कम दे दी। तो होता क्या है ना, अगर एक कंपनी के पास परमानेंट वर्कर ज्यादा होते हैं तो उसका सीटीसी ज्यादा होता है, मतलब कंपनी को कॉस्ट ज्यादा लगती है। पर जब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स की तो सैलरी कम देनी पड़ती है, या और चीजें बेनिफिट्स जो है वो कम देने पड़ते हैं, तो कंपनी को क्या हुआ, कॉस्ट टू कंपनी कम हुई। तो कॉस्ट टू कंपनी कम हुई तो क्या हुआ, प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा हुआ। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप कंपनी हो आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा परमानेंट वर्कर चाहोगे या ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर चाहोगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे ना कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ज्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। पर इसके कुछ खामियां हैं और वही यहाँ पे राइटर इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर ना राइटर ने कुछ डेटा दिया हुआ है। जैसे अगर बात करो ना पीएलएफएस की, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से नियरली 10 करोड़ आपको कैजुअल वर्कर मिल जाएंगे, ठीक है ना, 5 करोड़ सैलरीड वर्कर मिल जाएंगे, और जिनका कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इतने टाइम के लिए आपको कर रहे हैं, नहीं। तो नियरली आप मान के चल सकते हो कि जो टोटल 50 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं ना, उसमें से 30% कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, राइट। तो इस तरह से बाकी और भी डेटा आप देख सकते हो। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे कि ये कौन कौन से वर्कर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेक्नीशियंस की बात कर लो, आप ड्राइवर्स की बात कर लो, हाउस कीपिंग स्टाफ की बात कर सकते हो, या फिर जो बाकी जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उन सभी की बात कर सकते हो। इसके साथ ही एक ट्रेंड आ रहा है आउटसोर्सिंग का, कि आप काम अपने आप में माना मत करो। एक कंपनी खुद कोई काम नहीं करती, वो उस काम को आउटसोर्स कर देती है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर उसको टेकल करे। तो होता क्या, ये जो थर्ड पार्टी वाली चीजें होती है ना, वो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाती हैं, वहां पे कोई परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। और यहीं पर होता क्या है, वो सामने वाली कंपनी का सीटीसी कम हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हमें देखने को मिला है कि पहले ना देखो जो नंबर था
कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का 2011 के अंदर 2,70,000 था, अभी कितना नंबर हो गया है 4,80,000। ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। और आप खुद सोचो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बड़े हैं तो कम क्या हुआ होगा, कम हुए होंगे परमानेंट जॉब्स, ठीक है ना। तो हमें प्राइवेट सेक्टर में तो चलो ये चीज देखने को मिल ही रही है, पर पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हमें ये चीजें देखने को मिल रही है, जब मैं बात करता हूँ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, ठीक है। इससे हुआ क्या है, जो सीटीसी है वो लो हो गया, ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया किस तरह से कॉस्ट टू कंपनी लो हो गया। अब कॉस्ट टू कंपनी लो होने के फायदे चलो डेफिनेटली है, आपको प्रॉफिट मिल गया, साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आसानी से आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि देखो ये कंपनी क्या है, आसानी से किसी को हायर कर सकती है, आसानी से किसी को फायर भी किया जा सकता है। तो ईज ऑफ ना बिजनेस एक तरह से कह लो, या फिर ना कि ईज ऑफ हायरिंग, जब फायरिंग होती है तो आसानी से वो कंपनी काम ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकती है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आसानी से आ जाती है इस केस के अंदर, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे कि इसको और क्यों बेनिफिशियल माना जाता है, देखो एक कंपनी ना, जब एक कंपनी के अंदर कोई इंप्लॉय आया, मान लो आप गए, आपने इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन करी, तो इन्फोसिस कंपनी को बहुत सारे ना खर्च करने पड़ते हैं आपके ऊपर। एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हायरिंग कॉस्ट, किसी को हायर करना है तो उसके लिए भी कॉस्ट आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, आपने कंपनी के ऊपर अप्लाई करना है तो कंपनी ने पहले कुछ एडवर्टीजमेंट दी होगी कहीं ना कहीं पे, हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी हो, या फिर जो अलग अलग पोर्टल्स होते हैं वहां पर एडवर्टीजमेंट दी हो, तो कंपनी को कुछ ना कुछ खर्चा आया। फिर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करवानी है, वहां पर कंपनी को खर्चा आया, तो हायरिंग कॉस्ट होगी। इंडक्शन कॉस्ट, ठीक है, आप आओगे, कैरियर प्रोग्रेशन कॉस्ट, तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है ना बहुत सारी, तो वो भी क्या है, कंपनी को एक तरह की कॉस्ट ही तो है। उसके साथ ही एक होती है सेवरेंस कॉस्ट। ये क्या होता है, देखो कई बार जब आप कंपनी छोड़ रहे हो, या फिर आपको कंपनी से मान लो ले ऑफ किया जा रहा है, आपको कंपनी से निकाला जा रहा है, तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट उस टाइम पर प्रोवाइड करती है, ताकि आपको ना कुछ, मान लो मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, कुछ और एक्सपेंसेस, आपको डेफिनेटली कुछ अलग से आपको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं कि कंपनी आपको ले ऑफ कर रही है या कंपनी आपको निकाल रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसको बोल देते हैं सेवरेंस कॉस्ट। उसी तरह से एक होती है सुपर एन्युएशन कॉस्ट। ये क्या है, ये दरअसल में कुछ आप रिटायरमेंट की तरह मान के चलो कि कंपनी आपको कुछ पैसे दे रही है, ताकि जब आप रिटायर हो जाओ तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा हो, तो ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट हुई। तो इस तरह से ना कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है जब हम बात करते हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय की। स्पेशली देखो, अगर ये बात होती है पब्लिक सेक्टर की, तो कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। सर वो कैसे, वो दरअसल में बढ़ती है हायरिंग कॉस्ट की वजह से। समझने की कोशिश करना, जब प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए कहां पे एडवर्टीजमेंट देती है, न्यूज़पेपर में दे देगी, या फिर कहीं ना कहीं जो पोर्टल्स होते हैं वहां पर दे देगी। पर अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर है वहां पर तो वो क्या करेंगे, एग्जाम वगैरह भी तो कंडक्ट करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो इस तरह से जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, सोचो कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से ना, जब लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं उन चीज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो बहुत सारी मशीनरी लगती है और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के केस में से तो कुछ भी नहीं है, ना उनको कोई ट्रेनिंग देनी है, ना पेंशन देनी है, ना सेवरेंस कॉस्ट देना है, ना ही ज्यादा हायर करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत है। बस आसानी से हायर किया, आसानी से फायर किया, चलो बात खत्म। तो होता क्या है, जो सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है, वो काफी कम हो जाता है इस केस के अंदर। इसी वजह से जो मैनेजमेंट है ना, वो प्रेफर यही करता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर लो, और इनको ना लीव वगैरह भी नहीं देनी पड़ती। अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है ना, वो आसानी से लीव वगैरह ले सकता है, पर कंट्रेक्चुअल वाले को क्या बोलोगे कि अगर छुट्टी ली तो सैलरी कट जाएगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं कि कॉस्ट टू कंपनी इस तरह से कम हो जाती है। पर अगर आप नोटिस कीजिए, ठीक है ना, इसके साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो उससे भी कम वेजेस पे आप इनसे भी काम करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। पर इसके ना कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स किस सेंस में, आप खुद सोचो, एक कंपनी को तो बेनिफिट हो गया, पर एक कंट्री को बहुत नुकसान हो सकता है। किस तरह से सर नुकसान, देखो सोचने की कोशिश करो, लोगों को, जो बेसिकली जो इंप्लॉइज हैं, इनको क्या मिल रही है, इनको सैलरी कम मिल रही है। अब सैलरी कम मिलेंगी तो क्या होगा, ये मार्केट में जाके खर्चा नहीं करेंगे ना, इनको सैलरी पैसे ही नहीं मिल रहे। जब सैलरी ही कम है तो क्या जाके खरीदेंगे ये। तो होता क्या है, उससे कंजम्पशन वगैरह कम हो जाती है, सेविंग्स कम हो जाती है। और आप जानते हो, कंजम्पशन कम हुआ, सेविंग कम हुआ, तो क्या कम होगा, ऑब्वियसली जीडीपी कम होगी ना। अगर आपके पास, आपके लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा उनकी जेब के अंदर, तो वो खर्च ही नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा एक चीज और सोचो, ये जो एम्प्लॉयज है ना, ये क्या थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, बताया नहीं गया कैसे काम करना है, कुछ नहीं किया गया।
तो होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे ना वो कैसे बनाएंगे आप खुद सोचो, जब कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ये खराब क्वालिटी के हो सकता है प्रोडक्ट्स बनाए, और खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा, लॉन्ग टर्म के अंदर उस कंट्री को भी हो सकता है और कंपनी को भी हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है बहुत सारे एक्सीडेंट अगर हो, क्योंकि वो बंदा स्किल्ड ही नहीं है, उसकी आपने ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखो आप नोटिस करो, अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं आएंगे उनकी जेब के अंदर, तो कल को कोई बीमारी होगी, उनका हेल्थ केयर का कौन ध्यान रखेगा। ऑब्वियसली बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर आपके पास कुछ पैसे ही नहीं होंगे, कल को कुछ भी इशू आ गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। और इससे होता क्या है ना, ह्यूमन कैपिटल उस कंट्री की काफी डिक्लाइन कर देती है, लेबर प्रोडक्टिविटी कमी आ जाती है, क्योंकि किसी ने स्किल्स के अंदर वहां पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। और जब अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, खराब। और प्रोडक्ट्स खराब बनेंगे तो क्या हम उन चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी भले ही कॉस्ट टू कंपनी कम करवा ले और अपने प्रॉफिट को बढ़ा ले, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे ना, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ना होने की वजह से, लेबर प्रोडक्टिविटी ना होने की वजह से, ये सारे इश्यूज कंपनी को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कंपनीज कुछ ना कुछ इनोवेटिव वेज निकालती रहती है कि लेबर लॉस से बचें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्विगी ओला वाले होते हैं, ठीक है ना, वो जो अलग अलग कैब बुकिंग्स है या फिर फूड डिलीवरी कंपनीज है, वो उनको एम्प्लॉइज को बिजनेस पार्टनर्स की तरह कंसिडर कर लेती है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके निकालने की कोशिश करी जाती है। पर राइटर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है ना, तो हमें यह भी देखना होगा कि सिर्फ कंपनी को कॉस्ट नहीं देखनी, हमें कंट्री की भी कॉस्ट को देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि उन वर्कर्स की, उनकी फैमिली मेंबर्स की क्या कंडीशन है, उनकी वेलबींग कैसी है, क्या उनकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें वर्क करने की जरूरत है। अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो इससे इनएफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि परमानेंट एम्प्लॉइज के साथ भी तो इनएफिशिएंसी आती है। समझाता हूं कैसे। मान लो एक है परमानेंट एम्प्लॉय, एक है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को ना लगता है कि यार मुझे ना निकाल देंगे, ये क्यों निकाल देंगे, अगर मैंने ढंग से काम नहीं किया। परमानेंट एम्प्लॉय को ना ये थोड़ा डर कम रहता है कि मुझे ना निकाल नहीं सकते ये, ठीक है, क्योंकि मैं परमानेंट हूं। तो ये क्या कर सकता है, ये बहुत ही इनएफिशिएंटली काम करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को ज्यादा एफिशिएंटली काम करवाया जा सकता है और परमानेंट के लिए दिक्कत होती है। बट अगर हम एक तरह से मान लीजिए कोई अप्रेजल मैकेनिज्म लेके आए कि अच्छा परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर तुमने अच्छा काम किया तो इस तरह से हम आपको प्रमोट कर सकते हैं, अगर ये सारी चीजें लेके आए ना, तो एक तरह का दोनों के बीच में हम बैलेंस बना सकते हैं कि ताकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो भी एफिशिएंटली काम करे और परमानेंट होने की वजह से इनएफिशिएंसी भी सिस्टम के अंदर ब्रीड ना हो। ये दोनों चीजें अगर हमने बैलेंस कर पाई ना, और साथ ही साथ कॉस्ट टू कंपनी के साथ साथ हमने कॉस्ट टू कंट्री भी अगर देखी, तो अगर इन दोनों चीजों को इंश्योर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिजल्ट करे जहां पर कंपनी को भी फायदा हो, कंट्री को भी फायदा हो, और जो हमारे अलग अलग इंप्लॉइज हैं उनको भी फायदा हो। आई बात समझ में। थोड़ा टेक्निकल आर्टिकल था पर हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जो हमारा दूसरा मुद्दा है दैट इज अ रोल फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, और इसको लिखा गया है बाय डॉक्टर शशि थरूर जी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले स्टार्ट किया है आर्टिकल बाय कोटिंग डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो देखो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने क्या बोला कि किस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर एक तरह का इंडिया स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकता है, एक तरह का ब्रिजिंग रोल प्ले कर सकता है। अब ये इनकी बात थोड़ा सा स्ट्रेंज भी थी, ठीक है। आप आज के टाइम पे देख भी रहे हो किस तरह से वर्ल्ड की जो अलग अलग सुपर पावर्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं, राइट। तो इसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए तो इन्होंने एक बात और बोली कि किस तरह से हम वर्ल्ड को डीपोलराइज कर सकते हैं। आप जानते हो ना, जैसे किस तरह से आपको पहले यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जब कोल्ड वॉर थी तब हमने बाइपोलर वर्ल्ड देखा जब यूएसए था और साथ साथ यूएसएसआर था। तो इस तरह से आज के टाइम पर कैसे इंडिया को, ठीक है, डी रिस्क किया जा सकता है ग्लोबल इकोनॉमी को, एंड साथ ही साथ कैसे हम डीपोलराइज कर सकते हैं, ऐसी बातें करी गई हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि किस तरह से जो बॉटम कंट्रीज है दुनिया की, उनके साथ हम कैसे कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है। आप जानते हो, चाहे आप बात कर लो नेहरू जी के टाइम पे, ठीक है, नेहरू जी के टाइम पे किस तरह से हमने काफी जो हमारा अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, एशियन कंट्रीज हो गया, बेसिकली जो साउथ कंट्रीज थी, उनके साथ किस तरह से हमने कॉर्पोरेशन करी है। साथ ही साथ नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर एक तरह से हम लीडर की तरह इमर्ज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ओवर द टाइम हमने काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। अब यहाँ पर आज के टाइम पर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया के साथ वो अपना इंटरेक्शन रखे। रीजन क्या है
क्योंकि इंडिया के पास देखो पावर्स हैं काफी हद तक कि इंडिया अलग अलग पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर ना हर पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर साइड पे थी। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, ये काफी हद तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी। ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रही थी। पर इंडिया ने हमेशा ये इंश्योर किया है कि हम पीस की साइड है, ना हम रशिया की साइड है ना ही यूक्रेन की साइड है, हम पीस एंड स्टेबिलिटी की साइड है, हम नॉन वायलेंस की तरफ है। ठीक है ना। तो इस तरह से इंडिया के पास एक तरह से लेवरेज था, जिसके बेसिस पे क्या हो सकता था कि इंडिया सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर पाए। अभी यहाँ पर ये जो बातें करी गई हैं, इसके साथ ही यहाँ पर जो डॉक्टर शशि थरूर है, इन्होंने एक बात बोली है कि इन्होंने ना एक बुक लिखी थी पैक्स इंडिका। अब काफी लोगों ने इसको समझा कि इस बुक का मीनिंग क्या है, कि इंडिया एक तरह का वर्ल्ड लीडर कैसे इमर्ज करे, एक सुपर पावर कैसे बने, ऐसा सोच रहे थे। पर यहाँ पर डॉक्टर शशि थरूर जी का मानना है कि नहीं, इसका मीनिंग ये था कि इंडिया का रोल किस तरह से एक तरह का नेटवर्क की तरह काम कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है हम अभी समझेंगे। अब अगर आप नोटिस करोगे कि जो वर्ल्ड लीडरशिप है उसके अंदर हम सोचते हैं कि कंट्री वर्ल्ड लीडर पता कब बनती है, एक हो सकता है उसकी पॉपुलेशन, कि जैसे फॉर एग्जांपल किस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे करंटली चाइना की है, इंडिया आने वाले साल के अंदर, ठीक है ना, इंडिया की बन जाएगी, तो क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। दूसरा, एक अक्सर सोचा जाता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी देखो इंडिया का काम अच्छा खासा है। ठीक है ना। अगर आप इंडिया को नोटिस करोगे, इंडिया की सबसे फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। न्यूक्लियर कैपेसिटी भी इंडिया के पास है। 1998 में हमने जो पोखरण टेस्ट थे पहले भी किए थे, उसके बाद दोबारा किए। ठीक है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंसर्न होता है। अब इकोनॉमिक सेंस में भी इंडिया अच्छा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑन द अदर हैंड कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे आज भी इंडिया के अंदर काफी पॉवर्टी है, काफी लोगों के पास खाने के लिए ही चीजें नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए, क्या तीनों के तीनों हमें जरूरत है, बेसिकली इकोनॉमिक पावर हो गया, साथ साथ पॉपुलेशन हो गया, मिलिट्री स्ट्रेंथ, या फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सॉफ्ट पावर। अब जो लोग ना पीएसआई और ऑप्शनल के होंगे, वेरी श्योर उन्होंने जोसेफ नाइक के नाम सुना होगा। इन्होंने एक तरह की सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट को बताया। ठीक है ना, किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में आप देखिए, सॉफ्ट पावर हमारी अलग अलग तरह से हो सकती है, कि किस तरह से हमारे जो किसी के साथ कल्चरल लिंकेजेस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म हमारा एक इंपॉर्टेंट कल्चरल लिंकेज है काफी सारी कंट्रीज के साथ। उसी तरह से डिप्लोमेसी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट साउथ एशियन कंट्रीज के साथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह की चीजें भी तो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा कन्वेंशनल फॉर्म में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि हार्ड पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पर ओवर द टाइम धीरे धीरे हमने देखने को मिला कि ओवर द टाइम हमें सॉफ्ट पावर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देखने को मिली है। अब आज के टाइम पे ना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, आपके पॉपुलेशन के नंबर्स ये डिटरमिन नहीं करते कि आपका रोल क्या है, बल्कि ये डिटरमिन करता है कि आपकी कंट्रीज के साथ बाकियों के साथ कैसा एक्सचेंज कैसा है, ग्लोबल एक्सचेंज जो बात कर रहे हैं नेटवर्क लिंकेज की, वो यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया बाकियों के साथ लिंकेज करता है। ठीक है ना। किस तरह से कंट्रीज आपके चेंजिंग लैंडस्केप को कैसे अडेप्ट करती हैं, वो चीजें डिटरमिन करती हैं। और इंडिया अगर डेफिनेटली एक तरह से वर्ल्ड लीडर की तरह इमर्ज होना चाहता है, एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होना चाहता है, तो यहां पर वो नेटवर्क का रोल आएगा। ठीक है ना। अब आज के टाइम पे ना इनफैक्ट ये डॉक्टर शशि थरूर बोल रहे हैं कि सुपर पावर वर्ड हो गया, ग्रेट पावर, वर्ल्ड लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट रहे ही नहीं है। ठीक है ना। पहले टाइम में इंपॉर्टेंट हुआ करते थे जब हम बात करते थे, पर आज के टाइम पर जो पहले हम बात करते थे ओल्ड बाइनरीज बेसिकली, कि ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर नहीं है, ये बाइपोलर वर्ल्ड है, अब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक की और इंटरनेशनल की, पहले इनको अलग अलग देखा जाता था, पर आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पर जो चीजें फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया कर रहा है उसका इंपैक्ट डोमेस्टिकली भी होता है। ठीक है ना। जो चीज हम डोमेस्टिकली कर रहे हैं उसका फॉरेन इंप्लीकेशन भी हो सकती है। राइट। जैसे मान लीजिए इंडिया यूएस के साथ कोई डील कर रहा है, तो बहुत सारे इंडो अमेरिकन भी वहां पर होंगे, उनकी फैमिलीज इंडिया में रहती हैं, तो उसके डोमेस्टिक इंप्लीकेशन भी हैं। उसी तरह से इंडिया ने जैसे मान लो कोई पॉलिसी निकाली, जैसे आप जानते हो ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए थे, तो उसका इंपैक्ट सात पड़ोसी कंट्रीज पे भी पड़ा। तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशंस काफी ज्यादा आपस में अब कोरिलेट हो चुकी हैं। अब हमें एक इस तरह का वर्ल्ड चाहिए जहां पर ना पीस एंड सिक्योरिटी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक प्रॉपर हमारे पास पैराडाइम अलाइन करना काफी मुश्किल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरफ से देखो ये जो अलग अलग तरह की सुपर पावर्स हैं, अब नॉन अलाइन उनके साथ नहीं रह सकते। समझ आई। हमें ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि नहीं यूएसए से भी दूर रहे, यूएसएसआर से भी, बेसिकली रशिया से भी दूर रहे, नहीं। अब नॉन अलाइन नहीं रह सकते, हमें डेफिनेटली इनके साथ इंटरेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमने उसको नहीं खोना।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब कि हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। जो आप बोलते भी हो ना कि एक प्रिंसिपल है बड़ा ही इंटरनेशनल रिलेशंस का, कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ होता क्या है, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास अपनी हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने कंटिन्यू करना है, बट एट द सेम टाइम नॉन अलाइनमेंट से अब हम उतना काम नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से आप एग्जांपल्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो RIC, रशिया इंडिया चाइना, हम यहां पर भी मिलते हैं उनके साथ। उसके साथ ही ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स के अंदर रशिया इंडिया चाइना के अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हो जाती हैं। उसके साथ ही इब्सा के अंदर हम क्या करते हैं, हम साउथ साउथ कॉपरेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो रशिया चाइना को हटा दिया तो इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका बचे, ये साउथ साउथ कॉपरेशन करते हैं। तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट की तीन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और मेजर इकोनॉमी आ जाती हैं। उसी तरह से बेसिक के अंदर क्या होता है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ये हमने कोपेनहेगन समिट के बाद बनाया था बेसिकली, ताकि हम एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस कर पाए। तो इस तरह की चीजें आप नोटिस कर रहे हो कि जहां पर हमें अपने इंटरेस्ट बेटर सर्व होते हुए देखने को मिलते हैं, वहां पर हम वहां पे वर्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया और चाइना के बीच में ना बहुत सारे मतभेद हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर बहुत सारी चीजों के ऊपर हम कॉपरेट भी तो कर रहे हैं। ये देख लो जैसे यहाँ पे। उसी तरह से इंडिया यूएस देख लो, इंडिया यूएस में भी बहुत सारे मतभेद हैं, पर बहुत जगह पे हम कॉपरेट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ना ये जो बात हो रही है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की आज के टाइम पर, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, वहां पे बात नहीं करते नेटवर्क की, तो हमें भी अलग अलग नेटवर्क्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर ओवरलैप हो सकता है, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर चाइना और रशिया के केस में हमने यहाँ पर देखा भी है। तो यही चीजें आज के टाइम पर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा देखो, इंडिया G77 का भी मेंबर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ जो 77 की बात करते हैं। ऑल्दो आज के टाइम पर 110, 115, 120 इस तरह से कंट्रीज हैं। उसी तरह से ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं G20 की, तो वहां पर भी इंडिया मेंबर है। तो इस तरह से हमें ना ये नेटवर्क वाला सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से चीजों के साथ रोल प्ले कर पाए। उसी तरह से सार्क हो गया, UN हो गया, इस सभी की भी बातें यहाँ पर डॉक्टर शशि थरूर जी के द्वारा करी गई हैं। अब इन्होंने ये बात करी है कि देखो, ये जो डॉक्टर एस जयशंकर जी बात कर रहे हैं ना, ये दरअसल में बात पता क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मल्टी अलाइनमेंट की। हम पहले करते थे ना नॉन अलाइंड, अब हम नॉन अलाइंड नहीं है, हम सभी के साथ अब अलाइन होने की कोशिश, अलाइन भी नहीं बोलूंगा, पर सभी के साथ हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, मल्टी अलाइनमेंट। हम रशिया के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम पैलेस्टीन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम ईरान के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देख रहे हो कितना मुश्किल चीज है, ठीक है ना। उसी तरह से यूएस तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से इसको क्या बोल देते हैं हम, एक तरह की मल्टी अलाइनमेंट बोल दी जाती है। और दरअसल में ना, अगर आप नोटिस करोगे, दरअसल ये जो वर्ड है ना मल्टी अलाइनमेंट, ये और किसी ने नहीं, डॉक्टर शशि थरूर जी का ही एक वर्ड है जो उन्होंने 2009 में यूज किया था। उस टाइम ये डॉक्टर शशि थरूर बोल रहे हैं कि उस टाइम ये वर्ड उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी बोला है कि डॉक्टर शशि थरूर के जो वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। देखो यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और भी दिखी, जो कि IR से थोड़ा हम परे जाके सोचते हैं। देखो आप नोटिस करो, जो डॉक्टर शशि थरूर जी हैं वो कांग्रेस के बिलोंग करते हैं, और डॉक्टर एस जयशंकर जी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। पर नोटिस कर रहे हो कि किस तरह से दोनों जो ये जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, एक दूसरे को कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यही चाहिए कि हम ना, हमारी जब कंट्री की बात होती है ना, तो हम ये पार्टी वगैरह को भूल जाएं, ठीक है ना, कि हम कौन सी पार्टी से हैं, और जो चीज हमारे कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में है उसकी तरफ वर्क करें। और यहाँ पर दोनों पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज ने यही चीज यहाँ पे दर्शाई है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए इन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली शो करी है, ठीक है ना। तो ये आप नोटिस कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अब इसके साथ ही जो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बोला है उसको हम कैसे आगे लेके चाहते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी सॉवरेनिटी है, वो भी बची रहे, और साथ ही साथ हम पर्टिकुलर चेंजिंग सिनेरियो के साथ कैसे कंट्रीज के साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर हो जाता है, ऐसा मानना है यहाँ पे राइटर का। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, अ प्लेनेट इन क्राइसिस, और इसको आप GS पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूं। आप जानते हो 1992 में क्या हुआ, अर्थ समिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ समिट है। देखो आपके मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने ना प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ रखे हैं, और इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी निकल के आई। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, CCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। बिल्कुल सर। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, जो UNFCCC है, फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जब इसकी बात करते हैं तो इसकी ना देखो बहुत सारी चर्चा होती है। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने ना पिछले साल का जो ग्लासगो समिट था
उसका पक्की बात सुनी होगी, यूपीएससी ने भी ना पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरह से इस बार COP27 शर्म एल शेख में जो हुआ, ठीक है ना, जो कि इजिप्ट में था, वहां पर हमें देखने को मिला कि 6 से 20 नवंबर के अंदर कितनी सारी कंट्रीज आपस में साथ में आई, कैसे जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कमिटमेंट्स करी हुई थी उसको कैसे हम आगे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, उन सभी चीजों की बात करी। तो UNFCCC में ना बहुत अच्छी खासी मीडिया अटेंशन मिलती है, बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स जाते हैं। पर जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर बात होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, CBD की बात होती है, तो इसको उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती। अब ये चल रहा है, ठीक है ना, अब ये सारी चीजें हो रही हैं, बट हार्डली अब ये जैसे ये आर्टिकल आया है, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मीडिया में उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होती जितनी ज्यादा हम कॉप की करते हैं। अब कॉप की देखो, स्पेशली मैं UNFCCC की करते हैं, तो UNFCCC में देखो आप नोटिस करो कि हमने नोटिस किया किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा थी, किस तरह से अब हम चेंज करना चाहते हैं। तो एक ना शिफ्ट आया, शिफ्ट किसकी तरफ, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर का एक पॉइंट क्या है कि जो शिफ्ट है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, एज इन बेसिकली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि पहले इकोनॉमी कैसे चलती थी, पहले इकोनॉमी चलती थी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से, अब हम उसको मूव कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब क्यों कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ना इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। पर जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो सिर्फ कंसर्न क्या है यहाँ पे, सिर्फ कंसर्न है शायद एनवायरमेंट का, हम इकोनॉमी के साथ इसको लिंकेज करके देख नहीं रहे, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं इसको शायद अटेंशन नहीं मिल रही। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो 34,000 प्लांट स्पीशीज हो गया, 5,000 से भी ज्यादा एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। आप जानते हो IUCN के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती हैं, बताते रहते हैं किस तरह से एंडेंजर्ड कौन है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन है, वल्नरेबल कौन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर तब भी हम इस चीज के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ, ठीक है, जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ अर्थ के ऊपर वो काफी तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही है। और इस बार जो छठी बार जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि काफी वो ज्यादा तेजी से हो रहा है, जिस स्पीड से वो पहले एक्सटिंक्ट हुए ना, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से इस बार हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने नोटिस करें तो ये क्या रीजंस, क्या इसके पीछे के रीजंस यही हैं कि एक तो हम उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होने चाहिए वो नहीं हो रहे। CBD हमने बना तो लिया, पर उसके रिगार्डिंग कभी किसी को डिस्कशन भी नहीं हो पाती। आप लोगों ने ना, एज बीइंग UPSC एस्पिरेंट, आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि हम जब पढ़ते हैं ना, UNFCCC को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, CBD को शायद हम उतने डिटेल में पढ़ते नहीं है। और एग्जैक्ट यही चीज ना हमें एक्चुअल में कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब इंडिया की भी देखो बात करें, थोड़ा इंडिया ने भी ना यहाँ पे प्रॉपर स्टैंड, इस तरह कह सकते हैं, प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो तो इंडिया ने ना कोई हार्ड टारगेट नहीं लिया कि हम इतने % ये चीज कम करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स का, अब पेस्टिसाइड्स का इंपैक्ट ना हर चीज पर्टिकुलर चीज के ऊपर होता है, अलग अलग स्पीशीज के ऊपर हो सकता है। तो हमें हमारा जो ना टारगेट है वो बहुत डेटा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो पेरिस के अंदर, पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई है उसके अंदर आप जानते हो किस तरह से हमने ना प्रॉपर डेटा दिया हुआ है कि कितने % क्या कम करना है, किस तरह से हम जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री या 1.5 डिग्री तक हम कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा हम एक्सीड ना करें। तो प्रॉपर डेटा है हमारे पास, प्रॉपर नंबर्स होते हैं, हमारे भी अपने ना कमिटमेंट्स हैं। आप जानते हो जो पंचामृत कमिटमेंट्स थी, हमने किस तरह से उनको बताया है कि किस तरह से 2070 तक हम नेट जीरो होना चाहते हैं। पर इस तरह के कमिटमेंट्स ना जब हम बात करते हैं CBD की, वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजों पे वर्क करना जरूरी है, ताकि ना अगर कोई डेटा नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ना CBD की, उन्होंने भी यही बात करी है कि हमें ना एक पेरिस मूवमेंट लेके आना पड़ेगा नेचर के लिए। जैसे पेरिस मूवमेंट मतलब जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमने बात करी थी ना कि नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर भी वो चीज करने की जरूरत है, ताकि हम एक प्रॉपर रोड मैप लेके आ पाए और उसी तरह से अच्छे से वर्क कर पाए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। आई बात समझ में? तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।